हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एग्जाम हिंट सीरीज का चौथा एपिसोड करेंगे। हम लोगों ने पहला एपिसोड फिजिक्स के टीचर सलमान सर से किया था, दूसरा केमिस्ट्री के टीचर हमजा सर से किया था, फिर उसके बाद बायोलॉजी के टीचर से मुलाकात किया था और उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग तरह से आपको बताया होगा कि किस तरीके से बायोलॉजी पढ़नी चाहिए और क्या आपका थॉट होना चाहिए, क्या आपका वे ऑफ पॉइंट होना चाहिए। उस तरीके से उन्होंने हर एक चीज को मेंशन किया था। आज हम लोग एक ऐसे अपने टीचर से मुलाकात करेंगे जो खुद एक बायोलॉजी के बहुत ही जबरदस्त टीचर हैं और अपने जमाने में एक काबिल तारीफ स्टूडेंट भी थे। तो आज हम लोग उनसे मुलाकात करेंगे। उनका नाम है अकसम सैफी जमाल और आप उनको शिबली कॉलेज वाले भैया के नाम से भी जानते हैं। मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको इनका तारुफ दूं तो इनका पूरा नाम अकसम सैफी जमाल है और ये शिबली कॉलेज इन्फो जो इंस्टाग्राम के पेज है इंस्टाग्राम पे, जिससे आपको शिबली कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं बेसिकली महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के, उनको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाता है इनके थ्रू। और दूसरी चीज ये है कि ये एक टीचर भी हैं। इनके एक स्कूल है MI नसीरुल उलूम जो CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड है, वहां पे ये एज ए बायोलॉजी टीचर हैं और इनकी एक सरायमीर में कोचिंग है जो ट्रस्टेबल कोचिंग है और वो कोचिंग अल्लामा शिबली नोमानी साहब के नाम पे है और उस कोचिंग का नाम है शिबली गाइडेंस कोचिंग सेंटर, जो बेसिकली एक ट्रस्टेबल कोचिंग है जहां पे बच्चों को बहुत ही कम फीस में या कह सकते हैं कि बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। तो हम लोग अब जो भी बात करेंगे सर से पूछेंगे कि सबसे पहले कि सर बच्चों को बायोलॉजी के अंदर किस तरीके से बायोलॉजी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी पेपर अभी उनका स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी हिंदी का हुआ है कुछ बच्चों का अभी कल से स्टार्ट है, 20 तारीख से स्टार्ट है। तो बायोलॉजी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए? सबसे पहले आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने एग्जाम हिंट सीरीज में इनवाइट किया जी। देखिए, बायोलॉजी को मैं ये कहता हूँ, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट नहीं है जी, बायोलॉजी की स्टोरी है जी। तो स्टोरी को पढ़ने में किसको नहीं मजा आएगा? नहीं, बात तो सही है, लेकिन हाँ, यहाँ पे अब ये बात आती है ना कि स्टोरी में आपको एक स्टोरी हम अपने इमेजिनेशन में सोचते हैं या फिर हम जब छोटे थे तब हमारे पेरेंट्स सुनाते तो वो अच्छी लगती थी जी। ये वाली स्टोरी हमें बड़ी बेकार लगती है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आप लिंक नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ज्यादातर सारी चीजें बायो में क्या एग्जाम्पल के तौर में आप छोटा सा एक सीड देखिए जी। अब उस सीड में कुछ था जी? नहीं कुछ था उसमें ना। हम देख रहे हैं इसमें ना लीफ है ना रूट है ना कुछ है। वही सीड जर्मिनेट करके एक बड़ा सा ट्री बना रहा है, उसमें फ्रूट आ रहे हैं, लीफ आ रही है, फ्लावर्स आ रहा है। वो कैसे रहा? ये एक स्टोरी है। एक सीड से एक बड़ा सा प्लांट, फिर दोबारा एक सीड बनाना, वापस एक सीड बनाना, एक साइकिल की तरह, एक साइकिल चल रहा है। आपको इसमें जानना इंटरेस्ट होना चाहिए कि हो कैसे रहा है जी। जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं एक स्टोरी बनाइए जी। हम तो लड़कों से ही कहते हैं बायो क्या है, कुछ नहीं, सब्जेक्ट नहीं, स्टोरी है। तो लिंक करिए, एक सीड बना, ट्री बना, फिर सीड, ये चला कैसे, हुआ कैसे, इसके पीछे का जो प्रोसेस थे वो सब क्या थे जी। बायो आसान जी। मतलब बच्चों को जो बायोलॉजी है वो एक मतलब कि अपनी लाइफ से रिलेट करके एकदम बिल्कुल। जैसे अब हम हैं जी, हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं जी, ये सब हो कैसे रहा, हमारी ग्रोथ हो रही है किस वजह से हुई, ये सब सारी चीजें इंटरेस्टिंग तो है। हम फूड ले रहे हैं, हमने खाया क्या, दाल रोटी चावल, क्या इसको दाल रोटी की जरूरत थी? नहीं, इसको कहाँ ये सब की जरूरत थी? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जा रहा है, फिर उसके बाद फिर उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। ये सब हो कैसे रहा है? इंटरेस्टिंग चीज ये है जी, तब मजा आएगा आपको बायो पढ़ने। जैसे सर अक्सर बच्चे कहते हैं ना कि बायोलॉजी में यार तो इंटरेस्ट नहीं बन पाता। हाँ। या वो दूसरी बहुत शिकायत करते हैं कि जो बायोलॉजी वाले टीचर हैं वो बहुत लिखाते हैं, बहुत लिखना पड़ता है, तो इसीलिए लोग बहुत बोर होते हैं, कहते हैं कि जाने दो इसको रट लो। अरे बायो रटने वाली एकदम चीज नहीं है। अच्छा, इंटरेस्ट के साथ आप कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, इंटरेस्ट जी। देखिए, लड़का का इंटरेस्ट किसी चीज में नहीं होता, कोई भी पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। टीचर का काम होता है उसको इंटरेस्ट दिलाना जी। ये काम हम करते हैं। जैसे कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो उनको एग्जाम्पल ऐसा देते हैं डेली लाइफ से रिलेट करके, या फिर आज के जमाने में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मॉडर्न जो एजुकेशन हो चुका है, आप लड़कों को दबा के नहीं रख सकते जी। एकदम आपको ऐसा ट्रीट करना है कि जैसे आप फ्रेंड हो। हाँ, ये इस तरह से जब आप ट्रीट करते हैं ना, लड़कों को मजा आता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल ऐसे दे देते हैं ताकि वो मजे ले ले, फिर वापस उनका जो माइंड होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर। मतलब जैसे सर मेरा भी थॉट है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं कॉलेज क्लास में। एक होते हैं जो पढ़ने आते हैं, एक होते हैं जिनको घर वाले मार के भेजते हैं, और एक होते हैं चलो कोई काम नहीं है, चलो दोस्त मिलेंगे हल्ला उल्ला होगा। तो अब आपको क्लास में उन 2 साइड जो बच्चे हैं, 2 ग्रुप है, उनको भी आपको इंटरेस्ट के थ्रू उनको लाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है जी, आप उसको कुछ भी पढ़ाइए वो पढ़ेगा। और एक होते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं जी। लेकिन मैं ये बैक बेंचर्स ही जो होते हैं ना, वो
अलग माइंड के होते हैं। हाँ। उनके दिमाग में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका आंसर एग्जैक्ट टाइम पे आपके पास फौरन होता नहीं है जी। तो मैं तो उनसे बड़ा इंप्रेस होता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो मस्ती करते हैं और आपको सिखाते हैं, मैं तो क्वेश्चन एग्जाम्पल सिखाते हैं वो आपको। हाँ। तो वही मैं तो सर देखता हूँ कि लेकर बच्चों को बायोलॉजी में 1 ही 2 चैप्टर पढ़ने में उनको मजा ही आता है, बाकी और उनको आता ही नहीं। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ। लोग जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं 11th में जब जाते हैं तो बायो ले लेते हैं। हाँ। तो मैथ्स के स्टूडेंट जो होते हैं उनकी मजा लेते हैं। हाँ। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। हाँ। तो ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ एक चैप्टर है। अच्छा। हाँ, बस एक चैप्टर, उसमें भी ऐसे ऐसे टर्म्स है, अगर उनको मैथ्स वालों को बैठ के पढ़ा दिया जाए ना, हाँ। वो भी कहेंगे सर गलती हो गई, बायो को इतना इजी कहना। और ये चीज उसमें प्लांट्स के बारे में आपको पढ़ना है, ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। अच्छा सर, जो बच्चों का एक थॉट बना हुआ है कि बच्चे बेसिकली जानते हैं कि वो बायोलॉजी रटने वाली है, उस थॉट को किस तरीके से बच्चों को इस तरीके उस डायरेक्शन में लेके जाया जाए। बच्चे जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ को कंसेप्चुअल मानते हैं, वैसे बायोलॉजी को भी कंसेप्चुअल टर्म में ले। जी देखिए, इसको क्या करना है ना, आपको इमेजिन करवाना है। जैसे आप किसी भी चीज के बारे में बता रहे हैं, जैसे हम बताते हैं अक्सर उनको एग्जाम्पल देते हैं बिरयानी से रिलेट करके। हाँ, बहुत पसंद है मुझे। हाँ, जैसे अब देखिए, हाँ, बिरयानी किसको नहीं पसंद है? हर किसी को पसंद है। नहीं पसंद होती है। नहीं, हर किसी को पसंद होती है। हम तो एग्जाम्पल यही देते हैं। देखो अब क्या है कि बिरयानी की कहीं स्मेल आई, हमारी जो कोचिंग है वो ऐसी जगह पे है, बगल में जो घर है सटा हुआ, वहां से कुछ भी बनता तो स्मेल आती है। तो हम कहा स्मेल आ गई, लड़के कह हाँ सर इसकी स्मेल आई। मैं कहा पता कैसे चला? जी। तो वो सर पता कैसे चला? फिर उनको बताता हूँ देखो ब्रेन है हमारा, वो क्या करता है, रिलेट करता चीजों को। पहली बार जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है क्या है, फिर वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन जो होता है ना लोड कर लेता है। फिर वापस से जब वो चीज हमें मिलती है या उसकी स्मेल आती है, हम टच करते हैं या देखते हैं, फौरन ब्रेन सिग्नल करके वापस से रिकॉल कर देता है कि वही चीज है। गली से गुजरे, बिरयानी की महक मिली हो। हाँ, बिरयानी की महक मिली, फिर उसी टाइम कहते हैं मुंह में पानी आ गया। वो पानी नहीं सलाइवा आ जाता है। अच्छा, सलाइवा आता है। चलो आज से ये भी चेंज कर लो बेटा, अपनी मुहावरे को चेंज करो, मुंह में पानी आना नहीं, मुंह में सलाइवा आना। ठीक है। अब सर जैसे थोड़ा सा और बच्चों को, जैसे मैं आपको बस पर्टिकुलर बात करूं तो क्लास 10th के जो बच्चे हैं वो उनका बायोलॉजी का पेपर होता है, तो साइंस पूरा एक टर्म, पूरी एक बुक होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के। तो बायोलॉजी में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट टाइम बच्चों को? देखिए इनका फर्स्ट चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस है जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सबसे बड़ा है जी, सबसे बड़ा चैप्टर वही है। और उसमें ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, हर साल चेंज होते रहते हैं, नए नए क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जी, तो आपको हर हाल में तैयार करना है। उसके बाद आप हेरिडिटी वाला पोर्शन ले लीजिए जी। हेरिडिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडल्स के जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट को लेकर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, उसको आपको करना ही करना है। अब उसमें क्या होता है कि जो कैरेक्टर है किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं, उसमें लेकर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड है, तो मोनो हाइब्रिड तो कर लेते हैं, डाई हाइब्रिड में उनको दिक्कत होने लगती है। अच्छा हाँ, तो उसको असल में ना क्या कहते हैं, वो रटते हैं। हाँ, रटना नहीं है, सिंपल सा क्या करना है, उसको अपने कैरेक्टर, जैसे हम कोचिंग में पढ़ाते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं तो ये कहते हैं देखो हम हैं, हमारे कैरेक्टर देख लियो। उन्होंने कहा सर हम देख लिए, हम कहा अब हमारे बगल में है तो कोई नहीं, इमेजिन कर लो हमारी होंगी। अब लड़के जान जाते हैं हमारी होंगी क्या, तो उसमें बोर्ड पे लिखते हैं मेल एंड फीमेल। तो मेल की जगह अपना नाम लिख देते हैं, फीमेल की जगह लिख देते हैं, अच्छा नाम लिखते हैं, हाँ अपना नाम लिखते हैं। अब हमारी जो वहां पे लिख देते हैं फ्यूचर। अच्छा, फ्यूचर में जो आएंगे उनका तो नाम पता नहीं है, फ्यूचर लिख के एक्स बना देते हैं कि एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं। अब कैरेक्टर लेते हैं, जैसे हम अपने कैरेक्टर, हम कहते देखो हमको देख रहे हो, हमारे कैरेक्टर यहाँ पे हमारा कर्ली हेयर, हम अपने कर्ली हेयर लिखते हैं और उनका जो हेयर स्ट्रेट लिखते हैं। अपने कलर को जो है वो थोड़ा सा फेयर रखते हैं, मतलब उसमें और उनके भी फेयर रखते हैं। अच्छा हाँ, आइस का कलर को हम अपना ब्लैक कर देते हैं, उनकी ब्राउन कर देते हैं। अपना जो टॉल को है उनको भी टॉल कर देते हैं। तो लड़के कहते सर आप तो सारे अच्छे कैरेक्टर ले रहे हैं ना। मैं कहता देखो अच्छे कैरेक्टर तो ले रहे हैं, लेकिन अभी जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी अब इसमें से रिलेट करेगी। तो उनको दिखाते देखो कर्ली हेयर हमारा खराब है। फिर लिप्स को ले लेते हैं कि अगली लिप्स और स्लिम जो है ये सारी चीजें को ले लेते हैं। बॉडी वेट को भी ले लेते हैं। हम मान लो हमारी जो आएंगी वो हो सकता है एकदम हो, तो वो लड़के मजा पा जाते हैं। तो अब देखिए उसमें से जो नहीं पढ़ने वाले थे उनका भी माइंड आ गया। हाँ ये तो जरूर है, फटाक से अरे मुझको खुद अच्छा लग रहा है, अरे सर बड़ी अच्छी चीज बता रहे हैं, तो वो भी सर हाँ करने लगे। फिर उनको देखो अब यहाँ से ये कैरेक्टर हम ले लगे, ये आ गया, अब इसमें एक एक्सप्रेस कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, तो ये कैरेक्टर अब नेक्स्ट जनरेशन में ये कैरेक्टर गए, अब ये ऑफ स्प्रिंग ऐसे हो गया। तो उनको वो समझ में आ गया। मेंडल के बारे में हम बता रहे हैं कि देखो ये कलर होता है, वो सर नहीं समझ में आ रहा
हाँ, वो पी प्लांट को लेके वो फ्लावर पिंक होंगे, व्हाइट होंगे, तो वो नहीं समझ पाते। इसीलिए हम क्या कहते हैं ना कि ऐसे एग्जाम्पल दो जो लड़का समझ सके। इसमें तो बहुत इंटरेस्ट आया होगा, मुझको खुद आ रहा है। अरे लड़के बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, वो जानते हैं कि बस सर कुछ ना कुछ जरूर ऐसा बता देंगे, तो इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अब सर जैसे 10th का हो गया, 10th में एक चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल करके कुछ भी है ना, वो उसके बारे में बात रह गई थी, वही का बिरयानी वाली बात। अच्छा, हाँ, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, ऊपर कुछ बन रहा है, हाँ, उसकी धीरे धीरे स्मेल आ रही है जी। अब रिलेट कर सकते हैं हम क्या बन रहा है ऊपर। जैसे हम गली मोहल्ले से गुजरते हैं, या शादी की बात, देखिए शादी हमारे समाज में ना क्या है कि सब लोग इंतजार रहता है, तो कहीं दूर शादी होती है उसकी स्मेल आ जाती है, कहीं शादी है, आज शादी इधर बन रहा है, हाँ बन रहा है, तो कैसे पता चला, हमने तो देखा नहीं, वो सिर्फ स्मेल से। हाँ, तो इस तरह से रिलेट करवाते हैं बच्चों को, तो वो सीख जाते हैं। तो बेटा जो स्मेल आती है ना, वो उसमें एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल मूव करते हैं एयर में, तो उसको बोलते हैं केमिस्ट्री में डिफ्यूजन बोलते हैं। चलिए अब सर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े। क्लास 10th के बच्चे जो हैं वो बेसिकली हमको लगता है कि 22 से 25 नंबर का शायद बायोलॉजी का पोर्शन आता होगा, 70 नंबर का उनका पेपर होता होगा, तो 22 से 25 नंबर का पेपर आता है आपका बायोलॉजी का। बाकी रिमेनिंग पोर्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, तो उतना होता है फिजिक्स का और केमिस्ट्री का होता है। देन अब हम लोग सर थोड़ा सा बात करें क्लास 12 में, क्योंकि सबसे ज्यादा उनको प्रेशर है, क्योंकि जो बच्चे ऐसे हैं वो कोविड पॉजिटिव दौर से आए हुए हैं, और वो कुछ उसी में मिलते जुलते भी हैं कि वो एकदम परेशान है, ना उनको ये मालूम है कि कॉपी कैसे भरनी चाहिए, ना उनको ये मालूम है कि कॉपी कैसे लिखनी चाहिए। मुझसे बहुत सारे बच्चे सुबह में फोन करके पूछे, क्योंकि कल का पेपर हो गया था, तो मुझसे कि सर जो पेपर कॉपी लिखनी है उसमें सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर लिखना है या जो पहले आता है उसको लिखना है। तो मैं अब उनको क्या बताऊं कि सर कैसे, तो उनको क्योंकि उनका बायोलॉजी का पोर्शन है, अब बायोलॉजी का पूरा उनका मेन सब्जेक्ट भी बायोलॉजी है, तो उनको किस तरीके से वो बायोलॉजी को, क्योंकि गैप भी 1-2 दिन का बस उसमें है, तो उनको किस तरीके से उस 2 दिन के अंदर में वो बायोलॉजी को अपना रिवाइज कर लें और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को टच कर लें, और जो मेन टॉपिक है उसमें कौन कौन से आपको लगते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इसमें क्या है कि ये जो रिवीजन का टाइम होता है ना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नोट्स रिवाइज करते हैं, तो मैं ये हरगिज इस बात से सहमत नहीं होता हूं कि आप नोट्स उठाएं उसको रटें, वो रटने वाला सीन हो जाता है, मैं इसके खिलाफ ही खैर हूं। तो आप डायग्राम देखिए जी, आप कोई भी चैप्टर उठाइए उसमें डायग्राम है, तो डायग्राम उठाइए, सबसे पहले आप डायग्राम समझिए, और डायग्राम आप समझ गए तो क्वेश्चन आपका आधा सॉल्व हो चुका है। फिर रही बात रिवाइज करने की, तो आप A4 साइज पेपर ले लीजिए, या फिर आपके पास कोई नोट्स कोई रफ हो वो ले लीजिए, बुलेट पॉइंट लिखिए उसमें, मेन जो पॉइंट है बस उसको लिखना, उसको लिखिए, हेडिंग लिखिए, मेन पॉइंट लिखिए, मेन पॉइंट, मेन स्टेप लिखिए, एकदम बिल्कुल मेन चीज, बाकी आपका आगे का तो लगा सकते हैं उसको, मेन पॉइंट जो आप लिख रहे हैं, लिखने से चीजें ज्यादा याद होती हैं। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जैसे साइकिल बनाना या फिर डायग्राम की लेबलिंग करनी, वो रट लेते हैं, तो मैं कहता हूँ रटना नहीं है, डायग्राम बनाओ। इंपॉर्टेंस कितनी है सर? डायग्राम की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अलग से क्वेश्चन भी आते हैं कि ड्रॉ लेबल डायग्राम, तो इस तरह से लेबल करके आपको डायग्राम बनाना होता है। कुछ जो लॉन्ग के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको थ्योरी भी लिखनी होती है, डायग्राम भी बनाना होता है, तो जितने बायो में डायग्राम एनसीईआरटी बुक में मेंशन है वो सारे आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब आना चाहिए। अच्छा मेरा सर इसमें अगर जैसे आपने डायग्राम बनाया, उसकी लेबलिंग कर दी, अब उसमें जो लेबलिंग आपने किया होगा, आप डायग्राम बनाए होंगे, तो आपको उसमें से कुछ चीजें दिखती होंगी, अगर आप उसी चीजों को लिख देते तो क्वेश्चन बिल्कुल आंसर ही आपका होता है। अच्छा। आप जब डायग्राम बना रहे हैं ना, तो वही सारी चीजों को लिखना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि डायग्राम बनाइए, लेबलिंग करिए। आपने लेबलिंग कर ली, अब उस पॉइंट को आप देखिए इसमें क्या क्या चीजें कह रहा है, ठीक है। आप अगर बुलेट पॉइंट बना रहे हैं, आपने एरो खींच के बना दिया अपना फ्लो चार्ट में, तो ये आपका वो सारा माइंड में लोड हो जाता है। अब बैठे आप लिखने, तो आपको वो इमेज बनने लगती है, क्योंकि लड़के जो होते हैं ना, या हम ही अपनी बात करें तो हम इसी तरह से लिख के अपना पेपर देते थे, वो इमेज बनती थी उसकी कि हाँ ये ऐसे से हमने किया था, तो बहुत सारी चीजें होती है वो वहीं से याद हो जाती है। अच्छा सर, इसमें भी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल करके चैप्टर है? इसमें जो नहीं है, इसमें 11th वाले में है। अच्छा, इसमें एक जैसे मुझको एक बड़ा सवाल है, मैं बहुत थोड़ा सा परेशान टाइप का भी रहता हूँ अक्सर। जैसे मान लो मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्त अक्सर मुझसे, जैसे मान लीजिए मैंने उनसे कहा कि ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों, तो कहते हैं कि मेरा दिल कर रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि मैं ये बात सही है, मेरा दिल कह रहा है। अक्सर देखिए मूवी में भी कहता है कि दिल की बात सही होती है, दिमाग की बात गलत होती है ना? जी बिल्कुल। तो इसको बता दो, दिल कुछ कहता नहीं है। दिल का जो काम है, जो हमारे हार्ट का काम है, वो है पंप करना, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा रोल नहीं होता, लोग इमोशन से उसको जोड़ लिए हैं। जैसे आज की जनरेशन जो है,
ऐसी जनरेशन है, आप जानते ही हैं, क्लास 11 12 जो होता है और फिर ग्रेजुएशन वाला जो सीन होता है वो अपने पीक पे होता है हार्ट को लेकर के। हाँ, तो उनको जो अट्रैक्शन होता है अपोजिट जेंडर में उनका अट्रैक्शन होने लगता है, तो वो लोग कह सकते हैं कि दिल से, हाँ, दिल से कह रहा है। तो दिल कुछ कहता नहीं है। हाँ, दिल को पता भी नहीं होता कि हमको कहना कुछ है, वो दिमाग को पता होता है हमको कहना क्या है। दिमाग हाँ, दिमागी का काम होता है सेंस करना, और दिमागी का काम होता है प्रोसेस करना, दिमागी का काम होता है इंफॉर्मेशन लोड लेना, उसी का काम होता है इंफॉर्मेशन देना कि ये काम करना है हमें। तो भाई देखिए, जितने लोग मुझसे कहें आज तक कि मेरा दिल कह रहा है, तो वो आज से ये ना कहें, वो कहें कि मेरा दिमाग कह रहा है। ठीक है, ये बात आप बदल दीजिए। आप मेरे दोस्त हैं तो मतलब मोस्टली वो एमएससी क्वालिफाइड होंगे, उससे नीचे के होंगे नहीं। यानी जो एमएससी वाले हैं, जो पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, आज से ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि दिल कुछ नहीं कहता, सब कुछ काम दिमाग कहता है। आप अपने इमोशन के साथ मत खेलिए। तो सर जैसे अब अगला क्लास 12th में जेनेटिक्स भी है, और क्लास 12th में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के थोड़ा सा बच्चों को हिंट कर दीजिए। देखिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर वैसे भी सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड हो, दोनों ने अपने सिलेबस रिड्यूस की जी। अगर आपको अगर सिलेबस पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिड्यूस हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं था जी। बचा जो पोर्शन वो पूरा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। आप इकोलॉजी वाला पोर्शन अगर 12th वाले छोड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ सकते हैं उसको, लेकिन आपको जेनेटिक्स नहीं छोड़ना है जी। जो जेनेटिक्स वाला पोर्शन किसी हालत में नहीं छोड़ना। रिप्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस है वो जो चैप्टर, वो भी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को भी नहीं छोड़ना, हर हाल में आपको करना ही करना है, क्योंकि इकोलॉजी वाला जो पोर्शन आ जाता है वो ज्योग्राफी से रिलेट करने लगता है। तो इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हम भी खुद पढ़ाते जब हैं तो अब उसमें एग्जाम्पल कहाँ से दे, बहुत सोचना पड़ जाता है कि क्या एग्जाम्पल दिया जाए कि लड़के आए, अट्रैक्ट हो, थोड़ा सा उनको मजा आए, तो उतने अच्छे एग्जाम्पल नहीं आ पाते हैं, तो आप इंटरेस्ट नहीं बन पाता इकोलॉजी में, तो वो आप छोड़ दीजिए। अगर आपको सिर्फ पास करना है, जैसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं ना वन नाइट वाले, वन नाइट हाँ कि रात में हम पढ़ेंगे हो जाएंगे पास, तो उनके लिए है। अब जिनको अच्छे मार्क्स स्कोर करने तो खैर उनको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा, कहाँ से कब कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा ये तो कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता बिल्कुल, क्योंकि जो पेपर बनाता है उसी के माइंड में होता है किस तरह, बस वो टीचर अपना एक गेस करता है कि भाई वो 5 साल का 7 साल का पेपर देखा रहता है, तो उसके बिहाफ पे वो एक जज कर लेता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। अब तो ये भी देता है, जैसे आप सैंपल पेपर उठाएंगे उसमें वेटेज वाला भी पोर्शन बना के देते हैं। जब हम लोग थे तो ये सारी चीजें नहीं थी। अब तो आप खुद से जज कर सकते हैं कि इसका वेटेज इतना है, इस चैप्टर का 5 नंबर का, 7 नंबर का, 10 नंबर का, उससे आप उसी हिसाब से तैयार कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब सर क्वेश्चन क्लास 12th में एक हो गया रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ वाला हो गया होगा, जेनेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सर ये न्यूक्लिक एसिड वाला जो डीएनए सब इसी जेनेटिक्स में आता है, ये इसमें भी आता है, प्लस आपका उसमें आ जाता है क्लास 11th वाले में आ जाता है। तो क्लास 11th में आपको ये जो डीएनए का सारा स्ट्रक्चर है वो सब 11th में आता है। जैसे डीएनए आरएनए के बारे में केमिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, वो आपका 11th में, तो 12th में तो है नहीं ये सारी चीजें। आपको जेनेटिक्स में वही जो हमने बताया कि हम खड़े, हमारी वो खड़ी है। और सर जैसे अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, तो जैसे अगर आप होते खुद, आप जिस तरीके से क्लास 12th का बोर्ड का पेपर दिए होंगे बीएससी एमएससी का, तो आपको भी एक प्रेशर, अंडर प्रेशर रहते हैं कि भाई कल पे पेपर है, नेक्स्ट टाइम पेपर है, बायोलॉजी का पेपर है, तो बहुत ज्यादा हम लोग कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हैं। कितना भी अच्छा तैयार हो जाए फिर भी कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो रहता है। हमेशा एक प्रेशर होता है जब तक क्वेश्चन पेपर हो ना जाए। तो सर जैसे लास्ट टाइम में बच्चों को आपने किस तरीके से तैयारी किया था, किस तरीके से उस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को थोड़ा सा एक, देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आपने पढ़ा है, जो आपको आ रहा है, आप उसको रिवाइज करिए जी। आप नए चैप्टर की तरफ अब मत जाइए जी। जो साल भर आपको नहीं समझ में, आप उसको समझिए भी मत जी। आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वही चीज आपको परेशान करेगा। आप उसके पीछे पढ़ेंगे तो बचे हुए जो पोर्शन है वो आपसे छूट जाएंगे और आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो हर हाल में उसके पीछे आपको जाना ही नहीं है, आपका टाइम बचेगा, प्लस आपका जो रिवीजन है वो हो जाएगा। अब रही बात इनका रिवाइज करते टाइम पे, आप जैसे रिवाइज करते याद आता कि अरे वो पोर्शन तो छूट गया था, आप उसको भी छोड़े रहिए, उसको छोड़ दिए, कहीं लिख दीजिए कि हाँ इसको कवर करना है। कब कवर करना है, पहले ये कवर हो जाए फिर वो कवर करना है। तो इस तरह से अगर आप कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। जैसे अगर हम अपनी बात करें, हम जब पढ़ते थे तो लिख के करते थे, इसीलिए मैं स्टूडेंट से कहता हूँ लिख के करो। हाँ, मैं भी कहता हूँ कि भाई आप देखिए लिखेंगे, एक बार आप पढ़ें, एक बार पढ़ ले, रीड कर ले, देन उसके बाद आप उसको ना फिर माइंड में एक बार सोचें, सोचने के बाद अब आप लिख के उसको समझे, लिख के आप उसी चीज को याद ही करना है तो आपको लिख के याद करें। बिल्कुल बिल्कुल, उससे तेजी से एक तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, वो राइट थोड़ा स्पीड भी बढ़ जाती है, आपको एक आइडिया भी लगेगा। और एक चीज और, जैसे हम लोग क्या थे ना, जब एग्जाम दिया करते थे तो हम लोग से कहा गया था राइटिंग बना के लिखना है, तो ये तो पहला 2 पेज तो बहुत अच्छा लिखाता था, उसके बाद बाकी के पेज जो ऐसे होते थे
क्या लिख रहे हैं वो हम समझ पाएंगे। हाँ, क्योंकि जो टाइम होता है वो कम पड़ने लगता है। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है। हाईलाइट क्यों करना है? क्योंकि आपको ये हाईलाइट ये करना है कि जो हम दिखाना चाहते हैं वही तुम देखो, उसके अलावा कोई जो एग्जामिनर है जो हम आपको दिखाएंगे वही देखिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। जब हम हाईलाइट कर देंगे सारे पोर्शन को, नजर वहीं पड़ेगी तो एग्जाम, हाँ जाहिर सी बात है, कोई चीज हाईलाइट होती है हमारी नजर वहीं पड़ती है। तो आप ऐसा हाईलाइटर वो नहीं, अंडरलाइन करना है आपको। अंडरलाइन कर दीजिए, अलग पेन से कर दीजिए, अलग पेन से उसको मार्क कर ना। आप ग्रीन पेन यूज करें ना आप रेड पेन यूज करें, ये दो पेन तो आपको यूज नहीं करना है। उसके अलावा आप कोई भी कलरफुल पेन जो आती है मार्केट में वो यूज करिए। अरे बेटा देखो, समझो बात को, इसको लिखने के लिए नहीं, जो हाईलाइट करने के लिए अलग कलर का पेन इस्तेमाल कर लो, ठीक है। हाँ, जैसे आपने कुछ लिखा उसके अंडरलाइन हम लोग करते हैं ना, वो हाँ उसके लिए, ताकि एग्जामिनर जब कॉपी खोले तो उसके सामने डायरेक्ट जो चीज हम देख रहे हैं दिखाना चाह रहे हैं वो देख लिए, फौरन वो सब वही सारे पॉइंट देखेगा और उसको लगेगा कि हाँ लड़के ने लिखा है। आप थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट किसी को इतना याद नहीं रहता। बात तो सही है सर, ठीक है सर। जैसे आप बायोलॉजी के टीचर हैं तो आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट तो जरूर रहा होगा बचपन से। तो कैसे आपका जो आपकी यहाँ तक पढ़ाई हुई बायोलॉजी के सिलसिले में, आपने इंटर किया, फिर बीएससी किया, एमएससी किया, किस तरीके से आपका वे पॉइंट रहा है बायोलॉजी को लेके? तो बायोलॉजी में देखिए सबसे इंटरेस्ट जो हमारा आया क्लास 9 से आया। अच्छा। क्लास 9 यूपी बोर्ड से हमारा था, हिंदी मीडियम, और उस टाइम हमारे जो टीचर थे बायो के वो थे जलालुद्दीन सर। अच्छा। हाँ, तो वो बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते थे। कोई भी एग्जाम्पल होता था ऐसा देते थे कि मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था उसमें। इंटरेस्ट इसलिए आता था, अपने बारे में जानने को मिल रहा था। अब वही बता रहे हैं कि जैसे जो प्लांट्स होते हैं आप उसके कलर देख लीजिए, उसमें कलर होता है, जो फ्रूट्स आते हैं कलर आते हैं। मैं कहा हाँ कलर्स तो आते हैं, तो कभी सोचा नहीं था। उन्होंने जब बताया कलर्स आते हैं 9th में, अलग अलग कलर आते हैं। फिर उन्होंने ये भी चीज कहा कि जब कोई भी फ्रूट होता है, जब वो कच्चा रहता है, राइपन नहीं हुआ होता है, ग्रीन कलर का होता है। मैं कहा हाँ ये भी बात सही है। फिर जब वो पक जाता है, जब राइपन फ्रूट हो जाता है, वो कलर चेंज हो जाता है। मैं कहा हाँ ये तो बात सही है, लेकिन कभी हम लोग सोचे ही नहीं इसको, कभी वहां तक दिमाग गया ही नहीं। जब वो बताए तब बड़ा इंटरेस्ट आया, तो वहां से उनकी वजह से बायो बड़ी अच्छी हो गई जी, बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। लेकिन फिर 12th में आने के बाद वही आपने पहले कहा ना कि लोग कहते कि लिखो लिखो, तो हमारे ऐसे टीचर मिल गए, सिर्फ लिखवाते थे धुआंधार, बस लिखो, आओ लिखो, खाली लिखो। अब परेशान की यार, अगर बायो में इतना लिखना है और इतना डायग्राम है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, फिर बायो सबसे बेकार चीज जी। फिर वहां से हमारा बीएससी में आए शिबली में, तो वहां पे हमको ऐसे टीचर मिल गए जिन्होंने असली में बायो क्या होती वो पढ़ाया, वो दिखाया। बायोलॉजी ये रियल बायोलॉजी है। आए पूरा समझाया, बड़ा इंटरेस्ट आया कि यार इतनी अच्छी अच्छी चीजें मुझे क्यों नहीं पता थी। जब वो कहते थे कि आप क्लास 12th में पढ़े होंगे, क्लास 11th में पढ़े होंगे, तो उस टाइम में यही सोच रहा था कि मुझे तो नहीं बताया गया। तब समझ में आया कि नहीं, वहां पे कुछ ना कुछ गलती तो थी 11th 12th। हाँ, तो इस वजह से मेरा बायो से इंटरेस्ट हटा, लेकिन यहाँ पे आके वो चीजें वापस से मिल गई। अगर नाम लिया जाए तो सबसे जो इंटरेस्ट दिलाया वो तौसीफ सर है और एहसन सर हैं। मतलब ये दो लोग आप ये दो लोग मानते हैं कि आपकी जिंदगी में बायोलॉजी का उथल पुथल करवाने के लिए ये लोग, क्योंकि तौसीफ सर से इस चीज से इंस्पायर हुए कि बायो जो स्टूडेंट्स होते हैं आपको पढ़ाना किस तरह से है। क्योंकि उनकी हम एमएससी में बात करें तो एमएससी में 2-2 घंटे क्लास होती, 2.5 घंटे क्लास होती, एक क्लास सिर्फ जी, तो 2.5 घंटे एक सीट पे आपको बैठना है, वो बहुत भारी काम होता है। वो भी एक टीचर पढ़ाए। हाँ, एक ही टीचर पढ़ाए। तो जब वो पढ़ाते थे मजा आता था, टाइम पता ही नहीं चलता। अरे टाइम जब देखूं 10 से 11, 11:30 हो गया, इतनी तेज टाइम भाग गया। क्योंकि वो जो कहा ना कि बताते बताते पढ़ाते पढ़ाते वो ऐसा एग्जाम्पल दे देते थे कि उन्हीं के एग्जाम्पल सुनने के लिए हम लोग क्लास में बैठे रहते थे और बहुत अच्छा लगता था। ऐसा सर जब एग्जाम्पल दें, बताएं, समझाएं, चीजों को ऐसा समझाते थे, वो सुन के बड़ा अच्छा लगता था। और वो सारी चीजें, हाँ सारी चीजें दिमाग में ना उसकी इमेज बनती चली जाती थी। जैसे हम बैठे हुए हैं, कोई वो कर देता है ना कि हिप्नोटाइज कर देता है कि आप एक ख्यालों की दुनिया में चले गए हैं। तो जब वो बताए हम भी ख्यालों की दुनिया में पहुंच जाते थे कि इस तरह से हो रहा होगा, इस तरह के प्लांट्स होंगे, तो कोनिफर्स क्या होते हैं, ये क्या, सब सारी चीजें जब पता बड़ा इंटरेस्ट आया जी। तो वहां से ये दोनों लोगों का बहुत अच्छा रोल रहा। और एक टीचर का और नाम मेंशन करूंगा, अब्दुल्ला सर। अच्छा। हाँ, मुझे उनसे ये चीज सीखने को मिली कि मतलब एक तो उन्हें जो बॉटनी उसका नॉलेज, एक तो समाज में इस पूरे सोसाइटी में हो क्या रहा उसका नॉलेज, उर्दू का नॉलेज, हिंदी का नॉलेज, इंग्लिश का नॉलेज, यानी कि वो ज्ञान का भंडार थे जी। जब भी कुछ बताएं उनकी बातों को बड़े गौर से सुनता था जी। लेकिन वही चीज है कि वो इकोलॉजी पढ़ाते थे, तो कितना भी इंटरेस्ट चाह के भी नहीं आता था, लेकिन जब वो चीजें बताते थे तो सुनने में अच्छा लगता था।
तो मतलब आपका जो बायोलॉजी में जब आप बीएससी में आए तो आपको मेन एग्जैक्ट क्या होती है बायोलॉजी, उसमें आपका मेन रोल आप एहसन सर, तौसीफ सर हैं। जैसे सेकेंड ईयर की बात करूं तो ये फैमिली वाला पोर्शन था, टैक्सोनॉमी का मुझे पता ही नहीं टैक्सोनॉमी होती क्या है। बहुत बहुत डर लगता था। लेकिन जब 11th में अब हम पढ़ा रहे हैं टैक्सोनॉमी, यही टैक्सोनॉमी है। अगर हम वहीं पे अच्छे से पढ़ लिए होते तो आज टैक्सोनॉमी एकदम आसान होती, क्योंकि देखिए टैक्सोनॉमी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। टैक्सोनॉमी ये फर्स्ट पेपर था। हाँ, तो वहां पे वो क्या कहते थे ना, हमें टर्म्स पता ही नहीं थे। सुपीरियर क्या होता है, इंफीरियर क्या होता है, ये लॉक्यूल क्या होता है, ये सब पता ही नहीं था। तो वो सब समझने में टाइम लगा। तो देखिए सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये टैक्सोनॉमी से बहुत घबराते हैं। अगर हाँ, ये 11th में भी है। 11th में बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 3-4 फैमिली पढ़नी है, बहुत कम है। अच्छा हाँ, ये आपको तो यहाँ पे ग्रेजुएशन में आके बहुत पूरी फैमिली पढ़नी बहुत ज्यादा सारी है। सर लास्ट मैसेज बच्चों को आप क्या देना चाहेंगे? देखिए लास्ट मैसेज यही है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन जिस तरह से चल रही है उसी तरह से करें। साथ में आप ये टाइम डिसाइड ना करें कि हमें 2 घंटे पढ़ने, 4 घंटे पढ़ने। आप टॉपिक उठाइए, टॉपिक को क्लियर करिए, फिर उसके बाद उठिए। और बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि हमारा जो पढ़ने वाला टाइम है वो हम दिन में रखें कि रात में रखें। बहुत सारे परेशान होते हैं, ये बहुत क्वेश्चन करते रहते हैं। तो देखिए आपको जो टाइम सुटेबल हो, आपके लिए जो फेवरेबल हो, जो सही लगे वो टाइम सेलेक्ट करिए। सबका अपना माइंड अलग होता है, सबका थिंकिंग प्रोसेस अलग होता है, सब अलग अलग तरह से पढ़ता है। तो आप अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करिए, पढ़िए। जो चीजों को नहीं समझ में आ पा रहे हैं उस चीज को एकदम से छोड़ दीजिए, क्योंकि वो वेस्ट करेगा आपका टाइम। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि एकदम अपना बेस्ट दीजिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मार्क्स आपके डिसाइड नहीं करेंगे आपका फ्यूचर। जी बिल्कुल सर। जैसे मैं अब अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल, मैं पिछली बार जो बायोलॉजी के टीचर आए थे मैं उनसे भी पूछा था, तो आपसे भी पूछता हूं कि क्या वाकई में लोग अक्सर कहते हैं जो क्लास 11, 12 और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले जो एज के बच्चे होते हैं, जिनको कहा था कि ना ये एडोलेसेंस वाले पीरियड में होते हैं, तो इनको कहते हैं कि मेरा दिल टूट गया है। ये दिल टूटने की कला क्या है? देखिए एडोलेसेंस की आपने बात की, तो इसमें एडोलेसेंस एज में बहुत सारे चेंज आते हैं जी। और उसमें हार्मोनल चेंज आते हैं जी। तो दिल जो है कार्डियक मसल्स का बना हुआ, वो टूटता नहीं है, ठीक है। दिल कभी टूट नहीं सकता है जी। दिल टूटता उन लोगों का है जो अपनी जो दिल लगी करते हैं, उनके इमोशंस टूटते हैं, दिल नहीं टूटता है। और वो इमोशंस जब टूटते हैं तो वो कहते हैं हमारा दिल टूटा है। दिल अगर टूट जाए ना तो इंसान खत्म हो जाए, टूट जाए फिर इंसान बचे ही ना, बचे ही नहीं, खत्म हो जाए, तो वो गलत ट्रैक पे चले गए। बायोलॉजी गलत जगह से पढ़े हैं, बिल्कुल गलत जगह से पढ़े हैं। वो अगर हमसे पढ़े होते तो हम उनको बताते, देखो बेटा जो कार्डियक मसल्स होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, वो कभी थकता ही नहीं। सेम उसी तरह से हमें भी बिना थके बोर्ड की प्रिपरेशन करनी रहती है जी जी। यानी कि वो बायोलॉजी बेटा तुम गलत रॉन्ग नंबर से पढ़े हो, उसको सही नंबर से पढ़ो, सही टीचर से पढ़ो। और आज से ये बात बंद कर दो कि मेरा दिल टूटता है। दिल ऐसा कुछ नहीं होता कि दिल या तो सीधे सीधे रुक जाता है या तो इतना तेज चलने लगता है कि तुम सीधे ऊपर की तरफ निकल सकते हो बेटा। तो आपके पेपर के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़े, आपकी उम्मीदें बहुत होंगी आपके घर वालों से, आपके टीचर की। आप अपना पूरा बेस्ट दीजिए, बाकी रिजल्ट तो सब अल्लाह के ऊपर होता है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी मेहनत होती है। सर आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।